नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला तथा वर्णों की स्थिति। वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी परीक्षा में हमसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। बस उसका कारण यही है कि जब भी हम परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं तो हमारा ध्यान इस ओर रहता है कि कब परीक्षा समाप्त हो और हम कॉलेज से बाहर जाएं, जिसके चलते हमसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो चलिए आज हिंदी वर्णमाला का पोस्टमार्टम करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है, जिसमें से 2 अयोगवाह हैं। तो स्वर हैं हमारे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ। ये 2 अयोगवाह हैं हमारे। इसमें एक अनुस्वर है, एक विसर्ग है। ह्रस्व स्वर 3 हैं, जो हैं अ इ उ। ये यहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हैं आ ई उ, दीर्घ स्वर हैं आ ई उ ए ओ आ अंग। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम बचपन से याद करते आ रहे हैं। कचट तप, जिसे हम बचपन से याद करते आ रहे हैं। कचट तप, ये लाइन तो सभी को याद होगी ही होगी। कचट तप, कचट तप का वर्ग के व्यंजन हैं का खा गा घ अंग। इसे ड़ा नहीं बोलते, अधिकतर लोग यहाँ गलती कर देते हैं, इसे ड़ा बोलते हैं। क ख ग घ डा, ये ड़ा नहीं है। ये ड़ा है तो फिर ये क्या है? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका उच्चारण सही रूप में किया जाए। जैसे का खा गा घ अंग, चा छा ज झ ञ, टा ठा डा ढा अण, ता था दा धा न, पा फा बा भा म। तथा इन वर्गों के उच्चारण स्थान इस तरह से है। जैसे का वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। आप लोग बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे क ख ग घ ञ, कंठ से ध्वनि आ रही है। जैसे चा वर्ग के व्यंजन हैं जो तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग के व्यंजन हैं मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ता वर्ग के दंत से और पा वर्ग के ओष्ठ से, होठों से बोले जाते हैं। तथा इन वर्गों का पंचमा अक्षर नासिक से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। आप बोल के देखिए, का खा गा घा अंग, का खा गा घा अंग, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अण, ता था दा धा न, पा फा बा भा म। बस इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। एक लाइन हम ये शुरू से याद करते हुए आ रहे हैं, क च ट त प। इतना शायद है सभी को याद होगा। अब बस एक और थोड़ी सी लाइन याद कर रखनी है, और वो ये है कि एक पुत्री अपने पिताजी से नाराज हो गई है, और वो नाराज होने का कारण उसका ये है कि वो अपने पिताजी से बोल रही है कि मुझे केटीएम दो, मुझे केटीएम दो। केटीएम एक बाइक है, उसे मांग रही है। छोटी बच्ची है, वो जानती नहीं है इसे, तो वो बोल रही है मुझे केटीएम दो। अब जब उसने बार बार ऐसा कहा तो उसके पिताजी को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी, और अंत में उसने अपनी बच्ची, जिसका नाम ऊषा था, उसे केटीएम बाइक लाके दे दी। जैसे के टी एम दो ओ, और अंत में उसने अपने पिताजी ने उसने अपनी बच्ची उषा को केटीएम बाइक लाके दे दी। अब इन वर्णों का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो देख लेते हैं। जैसे इन्हीं वर्ग में के व्यंजनों में छुपे हुए हैं, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। तथा
तीसरा चौथा पंचमा व्यंजन सघोष होता है। तीसरा चौथा पंचमा व्यंजन सघोष होता है। सघोष, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष होता है, जिसे कभी कभी घोष भी कह देते हैं। ये होते हैं ये तीसरा चौथा पांचवा। तथा कंठ से और भी व्यंजन बोले जाते हैं तथा स्वर भी बोले जाते हैं। जैसे कंठ से बोले जाते हैं अ आ, अंग ह, जैसे इ ई, य स। जैसे टा वर्ग में आते हैं वह मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ऋषि, श और रा मूर्धन्य से बोले जाते हैं। दांत से बोले जाते हैं ता वर्ग के व्यंजन, जैसे ता था दा धा न, सा और ला। ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं ऊ और ऊ। ये दोनों स्वर ओठ से बोले जाते हैं। आगे हैं अंतस्थ व्यंजन, जिन्हें अल्प प्राण भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं यरलव, जो अल्प प्राण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण है। महाप्राण, जिनके उच्चारण में ध्वनि को लंबा खींचना पड़े, महाप्राण होते हैं। तो ये यरलव जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी अल्प प्राण होते हैं। यह आधे स्वर तथा आधे व्यंजन होते हैं। आगे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, सा और हा। ये महाप्राण होते हैं। इन्हें बोल के देखिए, इन्हें बोलने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे श, श, सा और हा। तथा आगे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो किसी दो वर्णों के योग से बने हुए होते हैं। जैसे छ, छ बना है का और शा से। जैसे त्र, त्र बना है ता और रा के योग से। जैसे ज्या बना है आधा जा और या। और श्र बना है आधा सा और रास। इन दो व्यंजनों के योग से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे आते हैं द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये उत्क्षिप्त व्यंजन वो होते हैं जो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं है, लेकिन बाहर से की हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं तथा इनका प्रयोग भी अच्छी तरीके से हो रहा है। आगे आते हैं स्वर हैं ए और ए, जो कंठ तालु के योग से बोले जाते हैं। जैसे ए, ए। तथा ओष्ठ तथा कंठ से बोले जाते हैं ओ, आ, आगे हैं दंत और ओठ से मिला के बोला जाता है वाह। तथा दंतमूल, दंतमूल व्यंजन है रा तथा ला। एक प्रश्न और बना था यहाँ से, प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। आगे नासिक कैसे बोले जाते हैं इसे ध्यान रखिएगा। अंग, णा, न, म। ये जो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर होता है वो नासिक से बोला जाता है। तथा आगत व्यंजन हैं, हिंदी भाषा में आगत व्यंजन भी हैं जो दूसरी भाषा से हैं और हमारे हिंदी में आ गए हैं। जैसे अब जान लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा हवा निकले वो महाप्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण होता है। इसे याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। अल्प मीस छोटा, महामीस बड़ा। अल्प, जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों में आ आता है, तो सबसे पहले वर्गों की बात की जाए तो अल्प प्राण आएगा। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण।
इसी तरह चा वर्ग में भी अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। इसी तरह से ये अल्पप्राण महाप्राण याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। घोष और अघोष में कभी कभार हम गलती कर जाते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से याद रखें। अघोष, सबसे पहले अघोष, आ मतलब पहले, जहाँ आए वहाँ पहले आ, अल्पप्राण में आ पहले, अघोष में आ पहले। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। जैसे इसको भी याद रखेंगे बड़ी आसान तरीका से, इस तरह से पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है तथा तीसरा चौथा पंचमा सघोष होता है। सघोष या फिर घोष भी कह देते हैं उसे। अघोष, घोष या सघोष, ये सघोष होते हैं। तो ये आज का विषय हमारा यहीं समाप्त होता है तथा अगली वीडियो में इससे बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद।